कुछ नेट की बेटा समस्या है लाइव होने में, तो थोड़ा उसको मैनेज करिए। सभी लोगों का स्वागत है बेटा। और क्लास हम लोग आज शुरू करते हैं। चूंकि सिविल सर्विसेज के बैच का टाइम कुछ रीशेड्यूल हुआ है बेटा इंस्टीट्यूट में, और लेक्चर्स कुछ रीशेड्यूल किए गए हैं, तो हमें समय मिला है बेटा 12 बजे से बात करने के लिए। तो मैं अब इसी समय आपके साथ उपस्थित हो पाऊंगा बेटा। और वो सारे मित्र जो लाइव क्लास में अटेंड कर पा रहे हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। बाकी जो ऑफलाइन में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, ये तो हमारे योद्धा है बेटा, इनका भी स्वागत है। तो जो टॉपिक हम लोगों ने कल बात किया था बेटा, उसी के आगे हम लोग चलते हैं और चर्चा करते हैं। एक्चुअल में कल हम लोगों ने जो धरती पे सूर्य ताप का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर हम लोगों ने विस्तार से बात किया। तो आज बेटा हमने जैसा कल के लाइव लेक्चर में बताया था, कुछ टर्म हैं ज्योग्राफी में ताप से रिलेटेड, तो उनके बारे में आज चर्चा हम लोग करते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे बेटा, जो हमारे पास समय उपलब्ध है उसमें से कुछ टॉपिक पे हम आपसे चर्चा कर पाए। जैसे एक टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा नेगेटिव लैप्स रेट। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक ह्रास दर। तो ये आखिर नकारात्मक ह्रास दर किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं बेटा, उसको थोड़ा देख लें। दूसरा जो टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करेंगे वो है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं ना बेटा हरित गृह प्रभाव। और तीसरा टॉपिक जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है बेटा एल्बिडो। इसको हिंदी में भी हम लोग एल्बिडो ही कहते हैं। इन्हीं तीन टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। अगर समय मिलता है बेटा, तो अगर टाइम मिलता है तो हीट बजट पे भी चर्चा आज ही हम लोग कर लेंगे, लेकिन इन तीन टॉपिक पे बेटा आपसे बात करनी है। तो क्रम से बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा नेगेटिव लैप्स रेट। ये क्या है, क्यों है, और इसके क्या ज्योग्राफी में यूजेस हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ जरूर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा बेटा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले को पिछले वीडियो में लाइव क्लास में आपने देखा होगा। हाँ, जिन मित्रों का छूट गया है, पिछला वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं, वो हमारे YouTube चैनल पे जाएं, और YouTube चैनल पे बेटा आपको मिल जाएगा ढेर सारी चीजें, और उसमें सारे वीडियो बेटा क्रम से हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है बेटा, एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। तो उस स्पेशलिटी को थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्षोभ मंडल में पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन चूंकि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पढ़ना है तो उसको थोड़ा समझते हैं। क्षोभ मंडल में हम लोगों ने देखा कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, यानी टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है, ताप प्रवणता है, वो ऊंचाई के साथ साथ चेंज होती है, बदलती है। और वो डेटा भी आपने पढ़ा होगा, हर जगह लिखा हुआ है, कोई बड़ा रहस्यमय चीज नहीं है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। और ऐसा क्यों होता है बेटा, ये पिछले लाइव क्लास में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात देखी जाती है कि इसी क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में, उल्टी प्रक्रिया भी देखी जाती है, यानी ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के स्थान पे तापमान बढ़ने लगता है। ज्योग्राफी में उसे हम लोग कहते हैं बेटा नेगेटिव लैप्स रेट, या नकारात्मक ह्रास दर। तो ह्रास दर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लैप्स रेट तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लैप्स रेट है
लैप्स रेट के बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग बेटा? 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती थी, इसको तो लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन ये नेगेटिव लैप्स रेट क्या है बेटा, थोड़ा सा इसको भी हम लोग आज समझने का प्रयास करते हैं। यानी धरातल के कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में, क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर की ओर बढ़े तो वहां तापमान घटने के स्थान पे बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसी को थोड़ा समझना है और इसके यूजेस क्या है और इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जो हिली एरिया होते हैं बेटा, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ढेर सारी चोटियां या रेंज जहां होती है, वहां कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है बेटा। जब हम लोग पवन वगैरह पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन चूंकि अभी ये टॉपिक है इसलिए इस पे बात करते हैं। वहां रात्रि के समय और स्पेशली तब जब शीतकाल होता है, विंटर्स होता है, तो विंटर में रात के समय टेम्परेचर चोटियों की तरफ यानी हाइट की तरफ काफी तेजी से घटता है। और टेम्परेचर जब घटता है तो जाहिर सी बात है कि हवाएं भी ठंडी होंगी। और आपने पढ़ा है कि जब हवाएं ठंडी होती हैं तो भारी होती हैं, डेंस होती हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ती है और वो नीचे की ओर आने लगती हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां जाड़े की या शीतकाल की रातों के समय जो पवन है वो चोटियों से वैलीज की ओर चलने लगती है, घाटियों की ओर चलने लगती है। यानी जो रात्रि के समय जो पवन का प्रवाह होता है बेटा, लेकिन दिन में नहीं बेटा, रात्रि के समय पवन का जो प्रवाह होता है वो चोटियों से किधर होने लगता है, घाटियों की ओर होने लगता है। काहे होने लगता है बेटा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि रात्रि के समय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत तेजी से घटता है, तेजी से गिरता है, हवाएं भारी हो जाती हैं, डेंस हो जाती हैं और वो हवाएं उतर पड़ती है किधर बेटा, घाटियों की ओर, ठंडी हवाएं। तो रात्रि के समय ये देखा जाता है कि घाटियों में ठंडी हवाएं आके जुटने लगती हैं और घाटियों की अपेक्षाकृत जो गर्म हवाएं हैं उनको ये पुश कर देती हैं ऊपर की ओर। आपको पता है कि गर्म हवा हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो भारी डेंसिटी की जो एयर है वो नीचे चली आती है और कम घनत्व की जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर चली जाती है। इसलिए इन पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि के समय अगर आप देखें तो घाटियों से जब हम चोटियों की ओर बढ़ते हैं तो यहां तापमान घटने के स्थान पे बढ़ने लगता है। ज्योग्राफी में इसे ही हम लोग कहते हैं बेटा नकारात्मक ह्रास दर। तो एक बात तय हुई कि यह घटना कब होती है बेटा, रात्रि के समय होती है, शीतकाल में होती है। और जो चोटियों से यानी हाइट से जो वैलीज की तरफ जो पवन का प्रवाह देखने को मिलता है, इसको ज्योग्राफी हम लोग कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ये रात में चलती है बेटा, अस्थायी पवन का उदाहरण है, रात में वो चलती है चोटियों से किधर, घाटी की ओर। तो ठंडी हवाएं नीचे की ओर, गर्म हवाएं ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है अगर रात्रि के समय आप घाटियों से चोटियों की ओर या ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो यहां ऊंचाई की ओर जाने पे तापमान घटने के स्थान पे बढ़ने लगता है। ज्योग्राफी में उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, यानी ऊंचाई की ओर तापमान घटता नहीं है वरन बढ़ता है। अब इसके अनुप्रयोग क्या क्या है बेटा, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया, प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। तो थोड़ा सा बेटा हम कुछ आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। ब्राजील का नाम सुना होगा, ज्योग्राफी के हम लोग विद्यार्थी हैं तो इतना तो नाम सुना ही होगा। ब्राजील, ब्राजील दुनिया में कुछ चीजों के लिए जाना जाता है बेटा। ब्राजील जाना जाता है फुटबॉल के लिए, ब्राजील जाना जाता है अमेजोनिया के लिए, अमेजन के लिए, ब्राजील जाना जाता है अपने एक विशेष नृत्य के लिए जिसको हम लोग सांबा नृत्य कहते हैं। लेकिन ब्राजील जाना जाता है कॉफी के उत्पादन के लिए, कहवे के उत्पादन के लिए। और आपके पीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि फजंडा किसे कहते हैं। बच्चे एकदम शॉक्ड हो गए कि ये क्या है। जाहिर सी बात है तथ्यात्मक चीजें अगर आपकी नजर से नहीं गुजरी हैं तो परेशान तो हो ही जाएंगे। तो ध्यान रखना, ब्राजील में जो कहवे के बगीचे हैं, बगान हैं,
उन्हीं को फजेंडा कहा जाता है बेटा। तो वो नहीं बेटा, समझना यह है कि ब्राजील में जो कहवे के बागान हैं वो ना घाटियों में ना चोटियों की ओर, वो बीच में बनाए जाते हैं। दूसरा कि स्विट्जरलैंड का भी नाम सुना होगा। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही थोड़ा सा गुदगुदी महसूस होने लगती है ना बेटा। वो अपने ढेर सारी चीजों के लिए जाना जाता है। स्विस वॉच के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात कि अपने बैंकों के लिए बड़ा विख्यात है। लेकिन स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए विख्यात है ज्यादा, पर्यटन के लिए स्विट्जरलैंड की ज्यादा ख्याति है। बहुत खूबसूरत देश है बेटा यूरोप का, आल्प्स पर्वतमाला पे स्थित है स्विट्जरलैंड। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी देश में पर्यटक ज्यादा बढ़ेंगे तो पर्यटकों की सुविधाएं भी चाहिए होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सड़कें, परिवहन, होटल्स, ये सब डेवलप होने चाहिए। स्विट्जरलैंड में जितने होटल्स हैं या होटल ग्रुप्स हैं, वो सारे होटल पहाड़ों की ढालों पे हैं, ना वैलीज में है ना चोटियों की ओर है। दो उदाहरण आपने सुना। तीसरा चलिए, यूएसए में कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में अंगूर की खेती बहुत होती है। कैलिफोर्निया में और क्या क्या होता है बेटा, उससे हम लोग का क्या सरोकार है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लेकिन कैलिफोर्निया में अंगूर की खेती बहुत होती है। लेकिन कैलिफोर्निया में भी अंगूर की खेती पहाड़ों की ढालों पे होती है, ना घाटियों की ओर होती है ना चोटियों की ओर होती है। तो तीन उदाहरण मैंने बताया। एक, ब्राजील में फजंडा यानी कहवे के बागान, थोड़ा मिड लेवल पे, इधर नहीं इधर नहीं। स्विट्जरलैंड में होटल रेंज का जो विकास किया गया है, क्योंकि वो पूरा आल्प्स पर्वतमाला पे ही है, तो प्लेन का अभाव है, तो पहाड़ों के ढालों पर। कैलिफोर्निया यानी यूएसए की कैलिफोर्निया में जो अंगूर की खेती होती है, वह भी कहां बेटा, पहाड़ों की ढालों पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स के कारण ही कभी चोटियां बहुत ठंडी हो जाती हैं और कभी घाटियां बहुत ठंडी हो जाती हैं। बीच का जो इलाका है वो थोड़ा सम टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है नेगेटिव लैप्स रेट के कारण। यानी इस इलाके में ऊंचाई की ओर रात्रि के समय या टेम्परेचर बहुत रिड्यूस होता है विंटर्स में, तो भी यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा उच्च बना ही रहता है। क्लियर हुआ बेटा? नेगेटिव लैप्स रेट का आइडिया लगा? तो लैप्स रेट तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, ह्रास दर। लेकिन नकारात्मक ह्रास दर कहां पाया जाता है बेटा? हिली एरिया में, पर्वतीय क्षेत्रों में, दिन में नहीं, रात्रि के समय। और ऐसा होता है सिर्फ कैटाबेटिक विंड के कारण, जिसको हम लोग चोटी की समीर भी कहते हैं। वो चोटियों से रात में हवाएं घाटी की ओर चलने लगती हैं, घाटियों में डेंस एयर यानी ठंडी हवाएं इकट्ठा हो जाती हैं और अपेक्षाकृत गर्म हवाओं को पुश कर देती हैं ऊपर की ओर, और तब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान घटने के स्थान पे तापमान बढ़ने लगता है। क्लियर हुआ बेटा? अगला टॉपिक जो हम लोगों को चर्चा आज करनी है बेटा, उस पर भी बात कर लेते हैं आपसे। वो है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको दो टर्म को थोड़ा अलग अलग करना होगा। पहला तो ये है बेटा ग्रीन हाउस, और दूसरा है इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस और प्रभाव, इन दोनों को थोड़ा बाइफरकेट करेंगे बेटा, तो हम लोग इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ग्रीन हाउस क्या है? देखो, हम मनुष्य बेटा धरती पे लगभग हर जगह रहना पसंद करते हैं, पसंद करें ना करें रहना पड़ता है। हम सहारा के मरुस्थलों में भी रहते हैं, हम ध्रुवों पर भी रहते हैं, ऐसे टेम्परेचर पे भी रहते हैं जो मनुष्यों को सूट नहीं करता, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन मनुष्यों की एक परेशानी तो है ना बेटा, कि हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग उपाय अपनाते हैं।
विंटर्स है ना, तो देखो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम स्वेटर, ब्लेजर, जैकेट एक्सेट्रा यूज करते हैं। गर्मियों में हम लोग कम कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करें। थोड़ा सा ये बताइए कि हम लोग पोलर रीजन में भी रहते हैं या हम धरती के उन इलाकों में भी रहते हैं जहां दिन में तो ठीक ठाक टेम्परेचर होता है लेकिन रातों में टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं। तो मनुष्य तो अपना बचाव कर लेता है बेटा, ढेर सारे उसके पास उपकरण हैं, ढेर सारी तरीके हैं, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि मनुष्य अगर रहेगा बेटा तो उसको खाने पीने की आवश्यकता तो होगी ही, साग सब्जियों की आवश्यकता होगी। दिन का टेम्परेचर तो ठीक रहता है लेकिन रातों में टेम्परेचर माइनस में हो जाता है, तो जाहिर सी बात वहां खेती तो की ही नहीं जा सकती क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाएंगी, फ्रॉस्ट या पाले का असर हो जाएगा। तो ठीक है, लेकिन जरूरत तो है ना बेटा हमें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, रहते हैं कहीं, साग सब्जियों की आवश्यकता तो होगी होगी। तो वहां के लोगों ने उसका एक उपाय बनाया बेटा। उपाय यह है कि वो कांच के घर बना लेते हैं, और जाहिर सी बात है बहुत बड़ा तो नहीं बनाया जा सकता। कांच के घरों के अंदर वो साग सब्जियों की खेती कर लेते हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि रात्रि के समय भी कांच के उन घरों के अंदर का टेम्परेचर नहीं घटने पाता। तो इसमें दो टर्म हो गए। कांच के जो वो घर बनाते हैं उन घरों को तो ग्रीन हाउस कहा जाता है। कांच के उस घर में कुछ घटना जरूर होती होगी, तो घटना इफेक्ट कहलाती है, प्रभाव कहलाती है। तो कांच के घर क्या होते हैं वो तो मैंने आपको बताया। ग्रीन हाउस इसलिए कहते हैं कि उसमें साग सब्जियों की खेती कर ली जाती है, दैट्स वाई ग्रीन हाउस कहते हैं। उसके अंदर घटना क्या होती है बेटा, इंसिडेंट क्या होता है, वो थोड़ा आपको समझना है। कांच जो होता है ना बेटा, उसे एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ही सब कुछ उसके अंदर की चीजों को मैनेज करती है। वो प्रॉपर्टी ये है कि कांच शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, छोटी तरंगों के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। यानी सूर्य का जो प्रकाश आता है वो शॉर्टर वेवलेंथ के फॉर्मेट में होता है, उसके लिए पूरा का पूरा कांच ट्रांसपेरेंट होता है। वो उसके अंदर चला आता है। अंदर जो साग सब्जियां हैं दिन के समय उस टेम्परेचर को लेती हैं, रिसीव करती हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे अब रेडिएशन का दौर शुरू होता है, यानी जो उष्मा लिया गया है वो लौटाने की बेला आती है। अब उष्मा बाहर की ओर जाने लगती है, टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। लेकिन आपने पढ़ा है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो वस्तु जिस वेवलेंथ पे उष्मा को लेती है उस तरंग की लंबाई पे उष्मा को नहीं लौटाती, वरन उसके तरंगों की लंबाई बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कांच के घरों के अंदर जो सूर्यताप आया वो तो छोटी तरंगों के रूप में आया, वहां की मिट्टी, वहां के प्लांट उसको लिए, और शाम के समय जब उसको लौटाने लगे, लौटाना तो पड़ता है ना बेटा, जब उसको लौटाने लगे यानी पार्थिव विकिरण जब होने लगा, सेकेंडरी रेडिएशन जब होने लगा, तो बड़ी तरंगों के रूप में, और बड़ी तरंगों के रूप में जब वो निकलने लगती है तो कांच उनके लिए पारदर्शी नहीं रह जाता, बड़ी तरंगों को कांच रोक लेता है। तो जो अंदर की उष्मा है ना बेटा, जो रिलीज हो रही है, उस उष्मा को कांच बाहर नहीं जाने देता वरन रोक लेता है। इस कारण वहां रात्रि के समय भी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई बना रहता है और फसलें बर्बाद होने से बच जाती हैं। क्लियर है बेटा? तो दो चीज, कांच का घर क्या होता है वो देखा, कांच के घर के अंदर क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? और एक बात ध्यान रखिएगा कि कांच के घर के अंदर होने वाली घटना जहां जहां होगी, वो चाहे कांच का घर हो चाहे कांच का घर ना हो, हर जगह वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कहलाएगा। जैसे याद होगा आपको, मैंने बताया था कि शुक्र सबसे अधिक चमकीला क्यों है, सबसे अधिक गर्म क्यों है? शुक्र पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। शुक्र पे कांच का घर थोड़ी बना हुआ है, लेकिन घटना वहां वही होती है जो कांच के घर के अंदर होती है। यानी
सूर्य ताप को आने देंगे और सूर्य ताप को जाने नहीं देंगे। अब यह है कि वहां ये काम कौन करता है, तो वहां ये काम करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी भी यही प्रॉपर्टी है कि छोटी तरंगों को आने देना और बड़ी तरंगों को जाने नहीं देना। दैट्स वाई शुक्र के वायुमंडल में बेटा लगभग 90% से अधिक अकेले कार्बन डाइऑक्साइड है, तो डेफिनेटली वो खेल खेलेगी। एक कार हम धूप में खड़ी कर देते हैं सारे उसके विंडोज वगैरह क्लोज करके, और आपने महसूस किया होगा कि कार बाहर की तुलना में अंदर ज्यादा गर्म हो जाती है। धूप में अगर थोड़ी देर आपने पार्क कर लिया गर्मी के दिनों में, तो फिर उसमें बैठना दुभर हो जाता है थोड़ी देर तक। तो आखिरकार कार के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा कैसे बढ़ गया? कार के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। वो ग्रीन हाउस भले नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो घटना हो रही है वो ग्रीन हाउस। छोटी तरंगों की जो इंसुलेशन है, सूर्य ताप है, उसके विंडो से, उसके सामने के ग्लास से अंदर जाती हैं, लेकिन जब वो अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो बड़ी तरंगों के रूप में, और कांच उनको अंदर ही रोक के रखता है। दैट्स वाई उसके अंदर टेम्परेचर रेज हो जाता है। एक बात कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बेटा पृथ्वी पर भी हो रहा है, अर्थ पे भी हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, और जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता कहते हैं बेटा, आजकल तो बड़ी चर्चाओं में है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही बेटा? कांच के कारण नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन धरती पे क्रिएट कर रहा है? तो धरती के चारों ओर कांच तो लगा नहीं है, फिर ये कौन कर रहा है? कांच की जो भूमिका है उसी भूमिका में कुछ गैसें आ जाती, इसलिए इन गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस वही कार्य करती है जो कांच का घर करता है, यानी छोटी तरंगों को आने देंगे और बाद में जो पार्थिव विकिरण होगा उसमें बड़ी तरंगों के रूप में निकलेगी तो उन्हें नहीं जाने देंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो ग्रीन हाउस तो एक घटना है जहां कांच के घर बनाते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट तो कई जगह आप देख रहे हैं, शुक्र पे हो रहा है, कार के अंदर हो रहा है, धरती पे हो रहा है, उस कांच के घर के अंदर हो रहा है। तो जो हो रहा है बेटा वो घटना है, इसलिए हम सबको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो ग्रीन हाउस हो और चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर जो घटना हो रही है वो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी ही हो रही है। तो जैसी मतलब आने देंगे, जाने नहीं देंगे। जैसे हम भारतीय हैं ना बेटा, बड़े मेहमानबाज हैं, तो हम लोग भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। मेहमान आएंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है, हमारे मन से जाएंगे ना, अपने मन से कैसे चले जाएंगे? तो दैट फेनोमेना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब धरती पे ये कार्य कुछ गैसें कर लेती है बेटा, इसलिए इन गैसों को भी हम लोग प्यार से ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या? ये वही गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती हैं और धरती के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। तो कौन है? तो पूरा गिरोह है बेटा, इनका गैंग है इन गैसों का, और जिसका नेता है ना बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, गैंग लीडर है ना। तो गैंग का लीडर तो होता ही है, तो और भी लोग गैंग में होते हैं ना। तो गैंग का लीडर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और सीएफसी भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपकी परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता रहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, नहीं है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो थोड़ा इस पे नजर बना के रखिएगा। एक टॉपिक और है बेटा, उस पर भी आज हम बात कर लें। तो आज दो टॉपिक पे बात किया बेटा, नेगेटिव लैप्स रेट और दूसरा बेटा ग्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और तीसरा भी जरा देख लें बेटा, आज इन्हीं तीन पे चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे हीट बजट पे, यानी धरती पे हीट कैसे आती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और कैसे फिर वापस जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हीट उष्मा बैंक के उस लोन जैसा है ना बेटा, जो ले तो सकते हैं आप लेकिन देना भी पड़ेगा आपको।
तो जो भी बॉडी सूर्य ताप को ग्रहण करती है उसे उस उष्मा को सूर्य को चुकाना होगा, यानी वायुमंडल की ओर भेजना होगा, बाहर उसको निकालना होगा। उस उष्मा को वो रोक के नहीं रखेगी। सही माहौल मिलने पर उस उष्मा को लौटाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि गर्मियों में हमारा धरातल इतना गर्म हो जाता है कि पैर रखते ही पैर जलने लगते हैं, और ये विंटर का समय है, और धरातल पे जरा पैर रख के देखिए, बहुत चिल्ड हो गया। ये धरातल की जो उष्मा है वो तो गई ही होगी ना बेटा, उष्मा निकाली ही गई होगी ना। तो एक बात समझ लें, ओवरऑल आप जितना सूर्य से उष्मा लेंगे पूरे वर्ष भर में, उतना उष्मा आपको चुकाना भी होगा। तो मैंने कहा ना, बैंक के लोन जैसा है कि आप लेंगे तो भाग के जा नहीं पाएंगे, देना भी पड़ेगा। तो उसका एक बजट होता है। जैसे बजट में हम लोग पढ़ते हैं ना कि आया कहां से और गया कहां, तो हीट बजट में हम लोग यही पढ़ते हैं कि सूर्यताप आया कैसे कैसे और सूर्यताप विकिरण से कैसे कैसे गया। और ध्यान रखना, ये दोनों संतुलन में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? इस पे बात कल कर लेंगे, आज बात करते हैं एक और टॉपिक है बेटा। तो ये तीसरा जो टॉपिक था हम लोग का, उस पर चर्चा कर लें, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा एल्बिडो। विचित्र सा शब्द है, नहीं समझ में आता ये क्या चीज है, बड़ा धड़ल्ले से पूछा जाता है। एक बात मुझे बताइए, धरातल पे जितनी वस्तुएं हैं बेटा, हर वस्तु को सूर्यताप ग्रहण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। धूप में आप कई चीजों को एक साथ रख दें तो हर चीज का टेम्परेचर एक बराबर नहीं होता। पानी रख दीजिए वो अलग ढंग से गर्म होगा, लोहे का टुकड़ा रख दीजिए वो अलग ढंग से गर्म होगा, लकड़ी रख दीजिए वो अलग ढंग से गर्म होगा। तो आखिरकार ये हर वस्तु जो उष्मा ग्रहण कर रही है उसके उष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, एक कल्पना करते हैं फिजिक्स में कि कोई ऐसी बॉडी हो जिसको ब्लैक बॉडी कहें, कृष्णपिंड कहें, जो अपनी ओर आने वाली हर उष्मा को एब्जॉर्ब कर ले। क्या ऐसी कोई वस्तु धरती पे है कि जिधर उष्मा जितनी आए वो 100% उष्मा को रिसीव कर ले? नो। हाँ, रिसीव करने की क्षमता किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन 100% किसी की नहीं है, हो भी नहीं सकती। वो तो फिजिक्स में हम कल्पना करते हैं कृष्णपिंड या ब्लैक बॉडी की, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो धरातल पे जो सरफेस है बेटा, वहां भी आप देखोगे कहीं मरुस्थल है, कहीं अस्थल है, कहीं सागर है, कहीं वन है, कहीं पहाड़ है। तो सूर्यताप अगर एक बराबर भी आए सबकी ओर तो सब एक बराबर गर्म नहीं होते। तो ज्योग्राफी इसको समझने की कोशिश करती है कि आखिर हम लोग कोई ऐसा टर्म डेवलप करें जिससे ये हम समझ पाए कि कोई सरफेस कितना सूर्यताप ग्रहण करता है या कितना सूर्यताप ग्रहण नहीं करता। इसी को समझने के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है किसको बेटा? एल्बिडो को। तो थोड़ा सा बेटा इसको समझिए और हम एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा? वेरी गुड। तो थोड़ा सा देखिए, कहा जाता है कि किसी सरफेस की ओर, किसी तल की ओर आने वाला कुल सूर्यताप, टोटल इंसोलेशन, जो किसी सरफेस की ओर आया, और अभी मैंने बताया वो टोटल रिसीव नहीं कर सकता कोई भी सरफेस। तो किसी सरफेस की ओर आने वाला कुल सूर्यताप, टोटल इंसोलेशन, तथा बिना उपयोग के लौटाए जाने वाले सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। थोड़ा टेढ़े मोड़ा डेफिनेशन है बेटा, लेकिन उसको समझने की कोशिश करिए। हम उदाहरण से आपको बता रहे हैं, कोई सरफेस है, उसकी ओर टोटल कितना आ रहा है और उसमें से कितना उसने बिना उपयोग के तुरंत लौटा दिया। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है कि जितना बिना उपयोग के लौटाया होगा उसके अतिरिक्त जो होगा वो उसने लिया होगा। थोड़ा उलट बोला जाता है बेटा, ऐसे कि जैसे हम ये कहें ना बेटा कि क्लास में 40% बच्चे फेल हो गए, तो अंडरस्टूड है ना कि 60% पास हो गए, वो तो अंडरस्टूड है। अगर अब ये कहें कि क्लास में 60% पास हो गए, तो ये भी समझ में आता है कि 40% फेल हुए होंगे। तो यहां थोड़ा उलट बोला जाता है, यानी बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा। तो अगर ये पता चल जाए कि कितना बिना उपयोग के लौटा दिया गया, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितने का उसने उपयोग कर लिया, अगर इसको हम परसेंटेज में बताएं तो। क्लियर है बेटा? तो फिर से सुनिए,
किसी सरफेस की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा तथा उस स्थल द्वारा बिना उपयोग के तुरंत जो लौटा दिया जाता है सूर्यताप की मात्रा, उसके अनुपात को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। इसे हमेशा परसेंटेज में प्रदर्शित किया जाता है। तो थोड़ा उदाहरण से देखो बेटा, समझ पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस की ओर 10 यूनिट सूर्यताप आया, सपोज करें। कितना बेटा? 10 यूनिट इंसोलेशन आया, सूर्यताप आया, टोटल वो आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 10 यूनिट तो रिसीव कर नहीं सकता, कोई ऐसा तल होता ही नहीं जो आने वाले कुल सूर्यताप को ले ले। कुछ ये लेगा और कुछ ये तुरंत लौटा देगा। तो कितना लौटा दे रहा है वो जरा देख लें। मान लीजिए कि इसने 2 यूनिट को तुरंत लौटा दिया, लिया ही नहीं। तो ये तो समझ में आ रहा है बेटा कि 10 आया और 2 लौटाया, तो रख लिया ना कुछ। वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हम समझ पा रहे हैं कि 10 यूनिट अगर आया और तुरंत आपने 2 यूनिट ही लौटाया, तो इसका मतलब है कि 8 यूनिट तो लिया ही होगा ना। तो एल्बिडो किसको कहते हैं बेटा? कुल सूर्यताप की मात्रा और बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा। अब जरा देख लें, तो कुल कितना आया? 10 यूनिट। बिना उपयोग के कितना लौटाया? 2 यूनिट। देखो, और लिया कितना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लौटाया कितना अगर ये मालूम चल जाएगा ना बेटा, तो लिया कितना ये भी पता चल जाएगा। और जब किसी को परसेंटेज में बदलना होता है तो उसमें 100 से गुणा कर लेते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे बेटा? 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखो, हाँ थोड़ा सा बेटा इसको सुने। बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा बटे कुल सूर्यताप की मात्रा, थोड़ा उलट हो गया था बेटा। तो कितना लौटाया? 2 यूनिट। और कितना आया था बेटा? 10 यूनिट। और गुणे क्या बेटा? 100। 10 यानी जिस सरफेस की बात हो रही है उसका एल्बिडो 20%। क्लियर है? फिर से सुने। बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा तथा उस तल की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एल्बिडो। तो बिना उपयोग के कितना लौटाया? 2। कुल कितना आया? 10। तो एल्बिडो क्या हुआ? 2/10 यानी 20%। जब हम ये बोलते हैं कि किसी सरफेस का एल्बिडो 20% है, तो इसका मतलब क्या निकलता है बेटा? इसकी मीनिंग क्या निकलती है? इसका मतलब यह है, ये तल क्या किया है कि जितना सूर्यताप आया है उसका 20% लौटा दिया बिना उपयोग के। तो साहब 20% लौटा दिया तो 80% क्या हुआ? ले लिया। तो उल्टा बोला जाता है बेटा। इसका मतलब यदि किसी सरफेस का एल्बिडो कम हो रहा है तो ज्यादा सूर्यताप ग्रहण कर रहा है, यानी वो कम लौटा रहा है। और जिस सरफेस का एल्बिडो ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा लौटा दे रहा है, वो कम ले रहा है। क्लियर हुआ बेटा? फिर से सुने। एक्चुअल में एल्बिडो का विकास इसलिए नहीं किया गया था कि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए और आपको तंग किया जाए। एल्बिडो का विकास इसलिए किया गया था बेटा ताकि हम किसी सरफेस के नेचर को समझ पाए कि कोई सरफेस कितना सूर्यताप ग्रहण करता है और कितना सूर्यताप लौटाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया कि किसी तल द्वारा बिना उपयोग के लौटाए गए सूर्यताप की मात्रा तथा उस तल की ओर आने वाले कुल सूर्यताप की मात्रा के अनुपात को एल्बिडो कहेंगे। तो चूंकि ये अनुपात है बेटा, रेशियो है, और इसे हम लोग हमेशा परसेंटेज में प्रदर्शित करते हैं। तो अनुपात तो आपने देख ही लिया कि 2 यूनिट उसने बिना उपयोग के लौटा दिया। कुल कितना आया? 10 यूनिट। तो 2/10 ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन है, और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज अगर बदलना होगा तो उसमें 100 का गुणा ही करते हैं।
ये तो मैथ्स का मामला है। तो कितना है 20%। ये जिस भी सरफेस की बात हो रही है, इस सरफेस का एल्बिडो कितना है बेटा 20%। मतलब कि 20% ऊष्मा ये बिना उपयोग के लौटा रहा है। इसका मतलब कि 80% ऊष्मा ये ले रहा है। ले कितना रहा है ये नहीं सॉरी ले कितना रहा ये नहीं बोला जाता, लौटा कितना रहा है ये बोला जाता है। तो दोनों में से कोई बोलिए काउंटर पार्ट सही हो जाएगा। अगर 20% लौटा रहा है तो 80% ले रहा होगा, 80% ले रहा है तो 20% लौटा रहा होगा। तो दोनों बातें सही है। अब थोड़ा सा तथ्यात्मक होते हैं बेटा। इस धरती पर जितनी भी चीजें होंगी उसमें किसी का एल्बिडो सबसे कम होगा, कोई चीज तो होगी जरूर। और इस धरती पर जितनी चीजें होंगी उसमें से कोई चीज ऐसी होगी जिसका एल्बिडो सबसे हाई होगा। थोड़ा उसको समझ लें। हाँ, एक चीज समझना, एल्बिडो हाई का मतलब कम सूर्यताप ले रहा है। क्लियर है बेटा। एल्बिडो हाई अगर बोला गया तो इसका मतलब ज्यादा लौटा रहा है, और ज्यादा अगर लौटा रहा है तो कम ले रहा है। और एल्बिडो कम अगर बताया गया तो कम लौटा रहा है, इसका मतलब ज्यादा ले रहा है। तो ध्यान रखना, पानी का, जल का, वाटर का एल्बिडो 2% होता है। इस धरती पर सबसे कम एल्बिडो पानी का ही होता है। इसका मतलब कि आने वाले सूर्यताप का मात्र 2% ही लौटाता है, 98% ले लेता है। और इन्हीं के खानदान का है बेटा बर्फ, आइस। उसका एल्बिडो इस धरती पर सबसे अधिक होता है, 86%। तो जाहिर सी बात है कि बर्फ 86% सूर्यताप को तुरंत लौटा देता होगा। अब कितना लेता होगा इतनी गणित तो आपको भी आती है। अगर 86% 86% लौटा दिया तो जो बचा वो लिया होगा। और जिसने खाली 2% लौटाया तो इसका मतलब क्या हुआ, आया तो 100%, लौटाया खाली 2%, इसका मतलब है कि 98% ले लिया। तो ध्यान रखना बेटा, इस पूरे अर्थ पर पानी का एल्बिडो सबसे कम होता है। मतलब पानी ज्यादा सूर्यताप ग्रहण कर लेता है। और सबसे हाई एल्बिडो बर्फ का होता है, यानी बर्फ सबसे कम सूर्यताप को ग्रहण करता है। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर पानी सबसे अधिक सूर्यताप ग्रहण करता है, तो पानी स्थलों की तुलना में कम काहे गर्म होता है, वो अलग एक व्याख्या है बेटा। लेकिन सुन लें, स्थलों की तुलना में पानी धीरे धीरे गर्म होता है, जबकि पानी का एल्बिडो सबसे कम है। ऐसा इसलिए है बेटा कि सूर्य की किरणें जल में काफी गहराई तक प्रवेश करती हैं। और सागरों में अगर बात करें तो लगभग 180 मीटर की गहराई तक सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। तो जितनी उष्मा होती है वो अलग अलग लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर कम फील होता है। धरातल पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए भले ही उसका एल्बिडो उससे ज्यादा हो, लेकिन धरातल ज्यादा गर्म फील हो जाते हैं, क्योंकि वो सरफेस पे ही उष्मा फैल जाती है। क्लियर हो। 3 टॉपिक पे मैंने आज बात किया बेटा आपसे, फिर से सुन लें। एक मैंने बात किया आपसे नेगेटिव लैप्स रेट, बड़े विस्तार से मैंने आपको समझाया। दूसरा टॉपिक हम लोगों का था ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसमें मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस अलग चीज है, इफेक्ट अलग चीज है। तो ग्रीन हाउस को ही कहते हैं, उसके अंदर जो घटना होगी इफेक्ट कहलाती है। लेकिन उसके अंदर जो घटना होती है वो कई जगह होती है, जहां जहां होगी सब ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएगा, चाहे वो ग्रीन हाउस रहे या ना रहे। जैसे शुक्र ग्रीन हाउस तो नहीं है, लेकिन शुक्र ग्रह पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। धरती ग्रीन हाउस तो नहीं है, लेकिन धरती पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। कार ग्रीन हाउस तो नहीं है, लेकिन कार के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हर जगह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने वाले फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। कहीं कांच है, कहीं गैसें हैं। इसलिए धरती पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं गैसें, उन गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। नाम लिया, ये वीडियो में उपलब्ध है, देख लीजिएगा। कल बेटा हम लोग बात करेंगे आपसे हीट बजट के बारे में। तो आज जो चर्चा हुई है बेटा उसका समय अब यही रहेगा बेटा,
एक्चुअल में हमारा लेक्चर थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो चूंकि हम ऑफलाइन में ही अपने लेक्चर को लाइव करते हैं, हमारे मित्र सामने बैठे होते हैं, उनसे हम जो बात करते हैं उसी को हम लाइव कर रहे हैं आपके लिए। और ये कोई वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ नहीं है बेटा, सीधे लाइव क्लास को मैं आप तक भेज रहा हूँ। क्लियर है बेटा? हाँ, मेरा एक चैनल है बेटा, आर्या कैरियर पॉइंट। उस चैनल पे लाइव क्लास के सारे वीडियो एक सीक्वेंस में है बेटा। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वहां जाके जरूर देखिएगा वीडियो को, और अगर कुछ टीका टिप्पणी कमेंट है आपका तो जरूर भेजिए, हम रिस्पॉन्स करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। थैंक यू।